जुबैर साहब, ब्रेक में जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है फैसल जावेद साहब ने। फैसल जावेद साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का उस एपीसी में शिरकत करना और खिताब करने की वजह असल में शहबाज शरीफ है। वो नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ साहब बाजी ले जाएं, और आपकी पार्टी के जो दो मुख्तलिफ आरा हैं, आपकी पार्टी से जो नजरिया आता है उस पर पहले भी बात होती रही है कि शहबाज शरीफ साहब एक अलग किस्म की सियासत करते हैं, मुफाहमत की सियासत करते हैं, जो कि शायद नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा से बड़ी मुख्तलिफ है। तो क्या ये अदम एतमाद है शहबाज शरीफ पे जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब खुद शिरकत करना चाहते हैं? फैसल जावेद का तो कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए ना। ये तो मतलब ये पीएमएलएन का इशू है या नहीं है, फैसल जावेद साहब को तो इस नहीं, वो चीज से कोई कंसर्न सियासतदान नहीं है, होना दूसरी चाहिए। पार्टीज की सियासत पर और नजर तो इनकी रखेंगे कि इनकी क्या तो हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वहां पर। इनकी मुश्किलात में हमने कमी की है ना। ये हमेशा कहते थे और सोचते थे कि अलग अलग सियासत करते हैं, शहबाज शरीफ की सियासत का तर्ज अलग है और मियां नवाज शरीफ की या मरीम नवाज की अलग है। तो अब तो तीनों के उसी एपीसी में जा रहे हैं और उसी एजेंडा के साथ जा रहे हैं जो कि सबके लिए सेम होगा। सो आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। एक पार्टी, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपेक्ट करना कि वो टूट फूट का शिकार हो और उनमें आपस में लड़ाइयां होना, ये फेडरेशन के लिए भी सही नहीं होता। सो ना हिस्ट्री में हमने कोई इससे फायदा हासिल किया जब तोड़ फोड़ की ज्यादा की है। हालांकि हमारे मुखालफिन, जिसमें पीटीआई करे फहरिस्त है, इन्होंने भरपूर कोशिश की पिछले 2-3 साल में तोड़ने की और दबाव डालने की, प्रेशर डालने की। ये जो नैब नैब करते रहते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी को अंदर बंद करना, साद रफीक को अंदर बंद करना और तमाम केसेस बनाना, ये इसी का ऑब्जेक्टिव था कि किसी ना किसी तरह से पार्टी को तोड़ा जा सके। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, पार्टी यूनाइटेड है और पार्टी अपनी फुल रिप्रेजेंटेशन के साथ कल जा रही है और ये उसमें कैसी कोई यूनिटी है मोहम्मद जुबैर दो साहब? आप राय कह नहीं रहे है हैं कि कि उन्होंने पार्टी तोड़ने की कोशिश की, पार्टी टूटी नहीं। ये कैसी कोशिश है कि आपकी सेनेट में अक्सरियत होती है ऑपोजिशन की और आप सेनेट चेयरमैन को हटाने की कोशिश करते हैं, 65 लोग खड़े होते हैं और 50 वोट देते हैं, ज्वाइंट असेंबली का सेशन होता है, वहां पे आपकी अक्सरियत है, लेकिन वहां पर भी आप वोटिंग में हार जाते हैं, आपके मेंबरान आते नहीं है। तो अददी एतबार से भी हुकूमत हर दफा हर फोरम पे बाजी ले जाती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी पार्टी में कोई डिवीजन नहीं है, कोई पार्टी टूटी नहीं है? आज शायद बजायर किसी ने अपना नाम नहीं चेंज किया हो अपना, कि मैं अब पीटीआई में शामिल हो गया हूं, लेकिन जब वक्त आता है वोटिंग का तो आपको शिकस्त होती है अक्सरियत के बावजूद। शहजादा आप सही कह रहे हैं। और ये एक तरीका होता है जो बिहाइंड द सीन्स प्रेशर डाल के किसी को डरा धमका के उसको रोका जा सके। और आपको पता है कि पॉलिटिक्स में हर पार्टी में इस किस्म के लोग होते हैं और हमारी पार्टी में भी उसकी कमी नहीं है जो इस दबाव में आके वोट डालने नहीं गए। और जाहिर सी बात है कि हमारी नाकामी है और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन असल जो जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था कि शहबाज शरीफ की सियासत और नवाज शरीफ की सियासत अलग अलग है, वो स्ट्रेटजी का फर्क हो सकता है एक वक्त की मुनासबत से, लेकिन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज द सेम और वो ऑब्जेक्टिव रिमेन्स द सेम फॉर द एंटायर पार्टी। शहबाज शरीफ पे अदम एतमाद वाला मामला नहीं है और ये वजह नहीं है नवाज शरीफ साहब इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं? एब्सोल्युटली नन। फैसल जावेद साहब वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, इस वजह से वो नहीं आते वोट देने के लिए। जी, ये अजीब सा मंतक है इनका कि अपने ही लोगों को कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं बौखलाहट में हुकूमत वाले हैं। अभी खुद मान रहे हैं कि हाँ हमें डराया जाता है और हम डर भी जाते हैं और आते भी नहीं हैं। तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने अपनी बात की खुद ही कंट्रडिक्शन कर दी है। तो बात यह है कि एक सीधी सी बात है इस वाले केस में, क्या आप मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हैं या नहीं खिलाफ हैं? पहली बात तो ये ना, अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हैं और अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते तो आप पाकिस्तान की इंतहाई इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन में वोट देंगे, अवामी मफाद के लिए देंगे। और ये चीज़ देखनी है इसमें। इनमें देखिए ना, इनमें बहुत से लोग हैं जो ठीक भी हैं, पीएमएलएन में भी, पीपल्स पार्टी में भी, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के और वो अगेंस्ट थे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का बिल। आखिर वक्त तक इन्होंने कोशिश की दो चीज़ों की, या तो ये बिल पास ना हो या फिर इन्हें एनआरओ मिल जाए, और उसमें इन्होंने लिख के दिया हुआ है कि हमें ये एनआरओ दे दो। उसमें भी यही था कि नैब मनी लॉन्ड्रिंग को टच ना करे। 99 करोड़ 99,999 रुपए तक की बिल करप्शन। आप लोग खुद कहते हैं जिस पे अमेंडमेंट की ऑपोजिशन ने अपनी अमेंडमेंट्स दी और वो बिल भी मंजूर हुए, वो भी फैटफ के से मुतालिक ही बिल थे, तो इसमें भी वो चाह रहे थे कि इसको अमेंडमेंट करके ज्यादा बेहतर बनाए ताकि एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए या सियासी टूल के तौर पे इस्तेमाल ना हो। ये तो नहीं कह रहे थे कि बिल इसको बिल्कुल ही खत्म करना है ये बिल तो बिल को।
हाँ, यहाँ सीधी सी बात समझ आती है, बिल तो नेशनल असेंबली से पास हो गया था ना, और ये लोग तो थे, इन्होंने तो कोई एतराज नहीं किया था। फिर सेनेट में क्यों रोका और फिर क्यों ज्वाइंट सेशन में आना पड़ा इसको? ये भी तो देखिए ना, इसीलिए एक ही नुक्ते पे वो एक ही था कि बस मनी लॉन्ड्रिंग को टच ना करें, यही था, यही अमेंडमेंट थी। और कमेटीज के अंदर भी बात होती रही, सब चीजें होती रही, फिर उन्होंने लिस्ट दे दी, एक 34 पॉइंट्स लिख के दे दिए कि अगर आप हमें ये मान जाएं। उसमें चीदा चीदा तो मैं आपको बता रहा था कि एक तो 99,99,999 तक की हमें करप्शन करने दें, 99 से पहले वाले सारे केसेस खत्म कर दें, चौधरी शुगर मिल, अल अजीजिया, एवन फील्ड अपार्टमेंट और ये सरे महल, ये सब खत्म कर दें, और मनी लॉन्ड्रिंग को टच ना करें। तो ये चीजें, और उसमें और भी चीजें थी, हर शिक के पीछे इनका एक बंदा छूटता